गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसे होती है उससे रिलेटेड आपका कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो डेरिवेशन करेंगे। पहले तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट रेयर मीडियम और वो रियल इमेज फॉर्म करता है, और सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम देन इट फॉर्म रियल इमेज। और इन दोनों डेरिवेशन का यूज करते हुए जो थर्ड डेरिवेशन अपने को करनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो इसके ऊपर बेस्ड है दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। और अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से देखो, वैसे तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है अपनी तरफ से, उसकी खुद की सभी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। और उसको करने से पहले इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक टाइप का प्रिंसिपल है लेंस मेकर फॉर्मूला का। अच्छा, इनको समझने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वन लास्ट लेक्चर के अंदर जो करके आए थे। लास्ट लेक्चर में अपने किया था बेटे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, उनकी टाइप्स क्या होती है, कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, और एक डेरिवेशन वहां भी अपने करी थी थिन लेंस फॉर्मूला को लेके, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आई थिंक डिस्कस किया था। आज अपन करते हैं बेटे रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर बेटे ये जो एक सरफेस है एन पी, ये वाला सरफेस जो लिया हुआ मैंने, ये वाला, सॉरी एन तो नॉर्मल है, ये वाला जो सरफेस है ये क्या एक स्फेरिकल सरफेस है। अच्छा, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर इस तरह मैंने क्या लिया, ये डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और सपोज ये कौन सा है? रेरर मीडियम है। और अपनी हेडिंग क्या देखो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेरर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ बेटे? रेरर मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है। और कैसी इमेज फॉर्म करेगा? रियल इमेज फॉर्म करेगा। अच्छा, इन चीजों को करने से पहले एक छोटी छोटी फिजिक्स के अंदर अजम्पशन रहती है जो मैं ऑलमोस्ट डेरिवेशन के अंदर ये बोलता रहता हूं कि अजम्पशंस क्या होती हैं। यहाँ पर अजम्पशन ये होती है कि एक तो जो पॉइंट जो ऑब्जेक्ट लेते हो ये आप, ये हमेशा क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन क्या रहती है, जो स्फेरिकल पोर्शन आप ले रहे हो इसका अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्फेरिकल जो एब्रेशन के बारे में आपको बताया था उसको रिमूव किया जाए। और थर्ड, जो ये रेज लेते हैं ये हमेशा पैरेक्सियल रेज होती हैं। तो प्लीज साथ साथ आप अपनी नोट्स बनाते जाएं, प्रिपेयर करते जाएं कि मैंने कौन कौन सी अजम्पशन आपको बताई हैं। अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन, जैसे ही आप डेरिवेशन करोगे तो पहले आप अजम्पशंस लिखो बेटे। अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन मैंने आपको बताई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्मॉल साइज का होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन क्या है कि जो ये आप स्फेरिकल सरफेस ले रहे हो इसका अपर्चर स्मॉल होना चाहिए ताकि स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव किया जाए। थर्ड, जो भी ये लाइट रेज जा रही हैं बेटे, ये कौन सी लाइट रेज होती है? पैरेक्सियल लाइट रेज होती है, मार्जिनल नहीं होती है। पैरेक्सियल और मार्जिनल के बारे में जिनको नहीं पता है तो वो बेटे एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, मैंने उनके अंदर इन चीजों को अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि पैरेक्सियल क्या होती है और मार्जिनल रेज कौन सी होती हैं। तो चलिए करते हैं बेटे इस डेरिवेशन के ऊपर। तो एक तरफ डेंसर मीडियम है और एक तरफ क्या है? रेरर मीडियम है। और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? रेरर मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मान लो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है। जैसे ही ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी इस सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर फॉल करेगी। और सेकंड थिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने वाली है, और मैंने ये बात भी पहले बताई हुई है कि अगर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करती है? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है। तो ये नॉर्मल अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल इस स्फेरिकल सरफेस के कहां से पास करेगी? सेंटर में से पास करेगी। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो क्या होता है? क्या होता है? टू बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो एक तो लाइट रे पहुंची, रिफ्रैक्ट हो गई। सेकंड लाइट रे अपने को पता है जो डायरेक्ट सीधी जाती है, सेंटर में से पास करवाते हो सीधी चली जाती है। तो सेकंड लाइट रे ये जा रही है, दोनों लाइट रेज एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनी बेटे? यहां पर इमेज फॉर्म हुई। अब बात करते हैं यहां पर जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। अच्छा, अब थर्ड थिंग देखो बेटे, ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों भी इस एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एक छोटे छोटे एंगल बना रही है।
जिनको आप बोल देते हैं सपोज ये अल्फा एंगल बना रही है, ये वेरी स्मॉल एंगल होते हैं क्योंकि ये रे कौन सी है, पैरेक्सियल रेज है। और सपोज ये जो एंगल बना रही है, ये बना रही है बीटा, और ये जो गामा एंगल बना रही है, ये तीन एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, अब बायो स्टूडेंट थोड़ा मेरी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है NOC ट्रायंगल के अंदर। इन NOC ट्रायंगल अल्फा एंड बीटा आर टू इंटीरियर एंगल एंड I इज द एक्सटीरियर एंगल। और मैथमेटिक्स क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये बात होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। किस ट्रायंगल के अंदर, NOC ट्रायंगल के अंदर, इन NOC ट्रायंगल। अच्छा, एक चीज बेटे, इन सारी चीजों को बताने से पहले, डेरिवेशन को करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप, अगर आपको एग्जाम के अंदर कंप्लीट अपने मार्क्स लेने हैं तो आपने क्या करना है, जो भी आप डायग्राम बनाते हो, यहां पर रे डायग्राम बना रहे हो आप, उसको प्लीज उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, जैसे जैसे आपने ये डायग्राम बनाया है, क्या क्या चीजें ली है, तो प्लीज वो जरूर लिखा करो। जैसे यहां पर कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट लाई इन अ रेयर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इमेज फॉर्म इन डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मतलब कहने का है कि इस डायग्राम के बारे में जरूर लिखा करो सारा कुछ, अगर आपको कंप्लीट मार्क्स लेने हैं तो। मैं भी आपको ओरली बता रहा हूं, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ तो प्लीज आप इन चीजों को लिखो वहां पर, ठीक है बेटे। चलो अब आते हैं वापिस ट्रायंगल NOC के अंदर एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एक्सटीरियर एंगल, I इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से, अल्फा प्लस बीटा इज अ टू इंटीरियर एंगल, से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक और ट्रायंगल देखो यहां बन रही है NIC ट्रायंगल के अंदर। कौन सी ट्रायंगल, NIC के अंदर। तो NIC के अंदर मुझे ये बताओ कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है और इंटीरियर एंगल कौन से हैं। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बेटे, बीटा है, क्योंकि आप लोग तो बता नहीं सकते हो, मैं ही बता देता हूं। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा है, और इंटीरियर एंगल कौन से है चलो आओ, बहुत हो गया अभी मजाक। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा, और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, R प्लस गामा। इंटीरियर एंगल कौन से, R प्लस गामा। तो अपने को वैल्यू निकालिए बेटा एंगल R की, वो भी आप देखते हैं क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब क्यों निकाल रहे हैं वो भी देखते हैं कि I और R की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि मुझे इस सरफेस के ऊपर जैसे रिफ्रैक्शन हुआ तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना है, स्नेल्स लॉ को लगाना है बेटे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अच्छा इसको लिख लेंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल इजी मेथड कैसे लिखा जाए। जिस साइड का एंगल उस साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको मल्टी कर दो, तो क्या लिखा जाएगा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। μ1 sin I इज इक्वल टू, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और इस तरफ का एंगल कौन सा है, R है, तो क्या लिखा जाएगा, μ2 sin R। अच्छा, अभी मैंने एक अजम्पशन के अंदर एक बात करी थी कि जो ये रेज होती हैं वो कौन सी रेज है, पैरेक्सियल रेज। और पैरेक्सियल रेज हमेशा जो एंगल बनाती है, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अल्फा बीटा गामा है, ये सारे जो एंगल बनेंगे वो वेरी स्मॉल एंगल बनते हैं। और स्मॉल एंगल जब भी बने तो ये आपको पता है कि साइन आई और टेन आई, साइन आई को आप क्या लिख सकते हो, जनरल आई लिख सकते हो, टेन आई हो तो उसको भी आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। तो यहां पर लिख देते हैं आप ये बेटे कि एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल एंगल ड्यू टू विच साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। अच्छा, साथ साथ बेटे आप प्लीज नोट्स जरूर प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ
स्पेस मुझे ये इरेज करना पड़ेगा बेटे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो साथ साथ प्रिपेयर करते जाना। तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, μ1 साइन आई को जनरल क्या लिखती है, आई, इज इक्वल टू μ2 साइन आर को क्या लिख दिया जनरल, आर लिख दिया। अब मुझे यहां पर आई और आर की वैल्यू जो मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में निकाली है वो वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है। तो अपने पास क्या बन गया, μ1 आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, μ2 आर की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अच्छा अब बात करते हैं आगे। अब अपने को अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू पता नहीं है क्योंकि डेरिवेशन को कंप्लीट सॉल्व करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए अपने को एक मैथमेटिकली थोड़ी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे बेटे, ये एंगल अपने को निकालने हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन एम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये एक्सिस जा रही है OPI जो ये रे है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन NM। और ये चीज बेटे ध्यान रखना, जो ये M पॉइंट है, M पॉइंट इज वेरी क्लोज टू P, M पॉइंट इज वेरी क्लोज टू P। तो अब अल्फा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपने पास ये ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल NMO ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल NMO ट्रायंगल के अंदर एक एक चीज को समझते जाना, क्योंकि अगर यहां समझ आ गया तो आई थिंक नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ट्रायंगल NMO के अंदर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और मैंने आपको बताया कि ये अल्फा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, तो इसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल NMO ट्रायंगल के अंदर अल्फा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। और अल्फा अगर स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा tan अल्फा के। tan अल्फा को भी आप क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो। और tan अल्फा की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है NM और बेस क्या है OM, NM बाय OM, NM बाय OM। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटे, NM बाय OM। सिमिलरली इधर से बेटे मैं इरेज कर रहा हूं, सिमिलरली अपने पास सेकंड ट्रायंगल, यहां पर बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो NMC ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल NMC। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटे, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा। और tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा NM और बेस क्या रहेगा बेटे PC या MC बोल दूं मैं, अभी एक बार MC बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अपने को गामा की वैल्यू निकालनी है। तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल NMI बनी, ठीक है बेटे। इन ट्रायंगल NMI गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा, और tan गामा की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या बनेगा MI, ठीक है बेटे। तो ये अल्फा बीटा और गामा की तीनों की वैल्यू निकल जाती है। अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर अपन बोल देते हैं 3। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या बन जाएगा अपने पास, μ1 अल्फा की वैल्यू क्या आई है NM बाय OM। अच्छा OM मैंने अभी आपको बताया था कि M इज वेरी क्लोज टू P, तो OM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OP। तो मैं M को क्या लिख सकता हूं बेटे, OM को क्या लिख सकता हूं, OP लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पॉइंट लिख देना, आप नोट्स बनाते टाइम लिख देना, M इज वेरी क्लोज टू P, सो OM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OP। अच्छा इसके बाद क्या था, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है NM बाय MC को मैं क्या लिख सकता हूं, PC इज इक्वल टू μ2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, बीटा की वैल्यू ये रही NM बाय PC। हाँ जी क्या करें, माइनस, इसको इरेज कर रहा हूं मैं एक बार, बाद में लिख देंगे,
माइनस, अच्छा गामा, गामा की वैल्यू क्या है, NM बाय पी आई, एम आई को क्या लिख सकते हैं, पी आई, ठीक है जी। अच्छा एनएम यहां से कॉमन आ रहा है, एनएम यहां से कॉमन आ रहा है, तो एनएम कॉमन निकाल दे, एनएम कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 1 बाय, अच्छा मैं अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटे। ओपी क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन क्या होता है हमेशा वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि पी के लेफ्ट साइड में तो वैल्यू क्या पुट करी जाएगी माइनस यू, प्लस 1 बाय एनएम तो बाहर आ गया। पीसी क्या चीज है, रेडियस, रेडियस है ना, तो पी के इस तरफ है तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, इज इक्वल टू म्यू टू, एनएम यहां से भी कॉमन आ गया, एनएम कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1 बाय पीसी की वैल्यू कितनी है, आर है, अच्छा माइनस एनएम बाहर आ गया, 1 बाय पी आई की वैल्यू कौन सी है बेटे, वी है, तो ये वैल्यू यहां रख दी बेटे। अच्छा इसको मैं और लिख ही देता हूं, अब मैं नीचे से बेटे इरेज कर रहा हूं तो प्लीज ध्यान देना। एनएम से एनएम दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसल आउट, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, μ1 बाय माइनस यू प्लस μ1 बाय आर इज इक्वल टू μ2 बाय आर माइनस μ2 बाय वी, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, आर वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यू वी को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटे, आर वाली टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, वी वाली टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव μ2 बाय वी, ऑलरेडी यू वाली टर्म इधर पड़ी हुई है, माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू, ये टर्म उस तरफ जाएगी तो माइनस की μ2 बाय आर माइनस μ1 बाय आर, तो ये क्या बन जाएगा उस तरफ जाके माइनस μ1 बाय आर। इसको और क्या थोड़ा डिफाइन करके लिख सकते हैं, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू, अगर आर एलसीएम ले लूं तो क्या बन जाएगा μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, ये अपने पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाती है बेटे, रिजल्ट जो मिलता है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और इजीली बना दूं रिजल्ट को, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं मान लूं कि ये जो मीडियम था, जो अपन ने रेरर मीडियम लिया था, रेरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना था, अगर इसको क्या बोल दूं मैं कि ये एयर है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सेकंड, ये क्या है डेंसर मीडियम है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लूं मैं μ2 क्या है, म्यू है, तो इस केस में क्या बनेगा, μ2 को क्या मान लिया अपन ने, म्यू मान लिया, और μ1 क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू होता है, सॉरी 1 होता है, तो अपने पास क्या आंसर मिल जाएगा बेटे आपको, μ2 को क्या मान लिया आपने, म्यू बाय वी माइनस μ1 क्या 1 बाय यू इज इक्वल टू, μ2 क्या था, म्यू माइनस 1 बाय आर। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाती है बेटे, क्योंकि आगे जो आप करने वाले हैं तो मेन लास्ट रिजल्ट इसके ऊपर आप बात करेंगे। अब बात करते हैं व्हेन, इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, डेंसर मीडियम के अंदर है, और वो कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। पहले अपन ने कॉन्सेप्ट किया था जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, रेरर मीडियम में, और रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। सेकंड अब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, डेंसर मीडियम के अंदर, और वो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। अजम्पशन इस कॉन्सेप्ट के लिए भी, इस डेरिवेशन के लिए वही सेम रहेगी। अच्छा अब बात करते हैं बेटे, वही स्फेरिकल सरफेस अपने पास, ये ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और ये डेंसर मीडियम के अंदर अब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो जैसे लाइट रे जाएगी बेटे इस सरफेस के पास, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करती है, सेंटर में से, स्फेरिकल सरफेस के, तो ये सेंटर में से नॉर्मल पास करी। और अपने को होता है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकली रेरर, देन इट कहां से जाएगी बेटे, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो वो किस तरफ आएगी, इस तरफ डेविएट होके जाएगी, और इस तरह से जो लाइट रे जाएगी तो दोनों एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी और इमेज फॉर्म करेंगी। इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। यही अपना कॉन्सेप्ट है। इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे उसके अंदर अपन ने फर्स्ट रिजल्ट निकाला था μ2 बाय वी माइनस
μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अच्छा, इस सरफेस के लिए देखो बेटे, इस कॉन्सेप्ट के लिए देखो, तो यहां पर अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। एक्सटीरियर एंगल इज अ बीटा। इस ट्रायंगल के अंदर देखो NOC ट्रायंगल के अंदर बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल और अल्फा एंड आई देखो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे थी, दोनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल NOC बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो यहां से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, आई इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। तो से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब अपने पास देखो इस ट्रायंगल के अंदर NCI ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल NCI R इज एक्सटीरियर एंगल, बीटा एंड गामा इज अ एक्सटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल NCI R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से स्नेल्स लॉ देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेशन समझ लो अच्छे से, सेकंड डेरिवेशन सेम वैसे ही है सारा। और फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अंदर मैंने क्या बताया था, वहां भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने μ2 माना था, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था μ1। तो मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया कैसे लगेगा, जिस तरफ का एंगल उस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कर देना आपको, मल्टी। तो अब एंगल इस तरफ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ2 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R, μ1 sin R। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं sin R एंड sin I इज वेरी स्मॉल एंगल, तो इनको क्या लिख सकते हैं बेटे, I लिख सकते हैं μ2 I इज इक्वल टू μ1 R। और I और R की वैल्यू ये वाली जो अपन ने यहां से निकाली हुई है वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं बेटे। तो क्या बन गया, μ2 I की वैल्यू क्या है अपने पास, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ1 R की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अच्छा, अब जैसे लास्ट डेरिवेशन के अंदर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए वही सेम कंस्ट्रक्शन अपने को करनी पड़ेगी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा NM, जो क्या है, M इज वेरी क्लोज टू P। तो सेम अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटे, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल NMO के अंदर, इन ट्रायंगल NMO के अंदर अपने पास क्या बन जाएगा, अल्फा। अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल, सो tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, या मैं बोल दूं tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहां से, NM बाय OM, NM बाय OM। ऐसे ही बेटे यहां से tan बीटा की वैल्यू निकाले आप सेकंड ट्रायंगल से, ट्रायंगल कौन सी बन गई, राइट एंगल NMC से, इन ट्रायंगल NMC से बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, NM बाय CM। सिमिलरली अपने को गामा की वैल्यू भी निकालनी है, तो गामा के लिए क्या बनेगी, NMI ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल NMI के अंदर गामा इज वेरी स्मॉल एंगल, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, NM बाय MI। और मैंने आपको बताया था M इज वेरी क्लोज टू P, तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, जो CM है इसको क्या लिख सकते हो, CP लिख सकते हो, MI को क्या लिख सकते हो, PI लिख सकते हो, OM को आप क्या लिख सकते हो, OP लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। जब यहां पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये μ2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या अपने पास, बीटा में डायरेक्ट NM कॉमन ले रहा हूं, एक स्टेप में अपनी तरफ से एडवांस चलो नहीं लेते यार, क्यों कंफ्यूज मत हो जाना। तो बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं
NM बाय CM को क्या लिख दूं मैं, अब CP लिख सकता हूं, मैंने आपको बता दिया और आपने अपने नोट्स के अंदर भी ये बात लिख लेनी है, M is very close to P, so CM is approximately equal to CP। तो CM को क्या लिख सकते हो आप, CP। हाँ जी, आगे देखो क्या था, माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या अपने पास, NM बाय O, M को क्या लिखोगे आप, OP इज इक्वल टू हाँ जी क्या है, μ1, बीटा की वैल्यू क्या, बीटा की वैल्यू बीटा ये रहा, NM बाय CM प्लस गामा की वैल्यू क्या भाई, गामा की वैल्यू NM बाय MI, और MI को क्या लिख सकते हो, CM को भी आप CP लिख सकते हो और MI को आप क्या लिख सकते हो, MI, फोन को आप PI लिख सकते हो, PI, ठीक है बेटे। तो अब क्या करेंगे, जैसा प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर किया था, NM दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रेज करने वाला हूं। तो क्या बन गया अपने पास, इधर NM कॉमन आ जाएगा, तो दोनों तरफ से NM से NM क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो अपने पास क्या बन गया, μ2, और अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन मैं वैल्यू भी यहां पर पुट कर रहा हूं बेटे इनकी। CP की वैल्यू क्या अपने पास, C से लेके P की वैल्यू, ये क्या रेडियस और लेफ्ट साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, R की माइनस लेंगे। तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, μ2 बाय माइनस R माइनस 1 बाय OP, क्या चीज है, OP इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस U इज इक्वल टू μ1 इंटू 1 बाय CP क्या चीज है अपने पास, CP इज अ रेडियस सेम, और इसकी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस R प्लस 1 बाय PI क्या चीज है, PI डिस्टेंस ऑफ इमेज, V की वैल्यू, और V की वैल्यू इस तरफ है, तो क्या लेंगे, प्लस की लेंगे। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो क्या बन गया अपने पास, ये माइनस μ2 बाय R, माइनस माइनस ये क्या हो गया बेटे, प्लस μ2 बाय U इज इक्वल टू माइनस μ1 बाय R प्लस μ1 बाय V। तो R वाले टर्म को एक तरफ, विदाउट R वाली को एक तरफ, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं और इसको इस तरफ ले जाता हूं, तो क्या बन गया अपने पास, μ2 बाय U माइनस μ1 बाय V, ये इस तरफ आएगा माइनस का, इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का, μ2 बाय R, और ये ऑलरेडी माइनस के इस तरफ बना हुआ है, μ1 बाय R, और इसको आगे थोड़ा सा और अपन सोल्व कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं, μ2 बाय U माइनस μ1 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो ये अपने पास डेरिवेशन बन जाती है। और अगर इसको जैसे अपन ने पहले भी डेरिवेशन के अंदर किया था, थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए, अगर मैं इसको μ2 जो ये है, इसको डेंसर मीडियम, इसकी μ2 की वैल्यू मान लो μ है, और μ1 एयर है, तो एयर की वैल्यू कितनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो अपने पास थोड़ा सा इजी बन जाएगा। तो इसको और क्या लिख देंगे, μ2 को क्या लिख सकते हैं, μ बाय U माइनस μ1 की वैल्यू क्या, 1 बाय V इज इक्वल टू μ माइनस 1 बाय R। तो ये अपने पास सेकंड डेरिवेशन क्लियर होती है, और इन दोनों रिजल्ट का यूज करके आप बनाने वाले हैं अब लेंस मेकर फॉर्मूला। यस स्टूडेंट, अब बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की। पहले दोनों डेरिवेशन करके आए हैं, जब ऑब्जेक्ट एक डेंसर मीडियम में पड़ा था और रियल इमेज फॉर्म कर रहा था, उसका जो रिजल्ट अपने पास निकला था μ1 बाय V माइनस μ2 बाय U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R। देखो दोनों तरह से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाती है। और इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट किया था उसके अंदर अपने पास जो फाइनल अपने को रिजल्ट मिला था μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटे। एक्चुअल में लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, तो साथ साथ प्लीज नोट्स प्रिपेयर करते जाना इस टॉपिक को रिलेटेड। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं इसके बारे में, तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, तो ये तीन चीजों से मिलकर देखो बना है। F इज अ फोकल लेंथ, म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड R1 R2 इज द टू
रेडियस, क्योंकि लेंस के टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अलग अलग रेडियस होती है। तो डेफिनेशन क्या बनी, लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टू रेडियाई of two refracting surface and radii of two refracting surface of the lens is known as lens maker formula। फिर से बता देते हैं बेटे, तीनों के बीच में रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस अपन लेते हैं दोनों की रेडियस के बीच में यहाँ एक रिलेशन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, इसकी अजम्पशंस क्या रहेगी, जो मैंने आपको पहले भी अजम्पशन बताई थी, इसकी भी आप अजम्पशन लिखोगे। फर्स्ट अजम्पशन कि जो ये लेंस ले रहे हैं ये कौन सा लेंस होना चाहिए, थिन लेंस होना चाहिए। कौन सा लेंस होना चाहिए, एक तो थिन लेंस होना चाहिए। सेकंड मैंने आपको क्या बताया है कि इसका अपर्चर कैसा होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर की होनी चाहिए, स्मॉल अपर्चर होना चाहिए इस लेंस का। थर्ड थिंग क्या होना, अजम्पशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता हो। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लाई कहां कर रहा हो, और लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता हो बेटे। फोर्थ अजम्पशन इसकी क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जितनी भी ये लाइट रेज होंगी वो कौन सी होनी चाहिए, पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए। तो फोर्थ अजम्पशन इसकी क्या रहेगी कि ये जितनी भी लाइट रेज हैं वो कौन सी हो, पैरेक्सियल रेज हो, क्योंकि वो जितने भी एंगल बनाएगी यहाँ पर वो सारे के सारे स्मॉल एंगल बनाएगी। तो आते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। तो प्लीज ये अजम्पशन नोट कर लीजिए, लेंस जो होना चाहिए थिन लेंस का यूज होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर होना चाहिए लेंस का, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होना चाहिए, पॉइंट साइज, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए, और फोर्स जो रेज है वो पैरेक्सियल होनी चाहिए। अच्छा, अब इस लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला अपने पास बना कैसे। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ जी, तो ये मैं रेज करो बेटे एक बार। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन आ जाती है, और प्रूफ जब भी मैंने आपको स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो भी डायग्राम होगा उसके बारे में आपको जरूर लिखना है सारा कुछ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें बेटे, तो आपने एक लेंस लिया जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ए बी सी और ए डी सी। एक एक चीज को अच्छे से सुनते जाना, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। तो इस लेंस के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, एक तो बन गया ए बी सी और एक हो गया ए डी सी, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अच्छा, पॉइंट साइज का जब ये ऑब्जेक्ट, इससे जैसी लाइट रे जाएगी तो पहले इस सरफेस पे जाएगी, सरफेस ए बी सी पर जाएगी। तो इसके ऊपर जब मैं इस पॉइंट पे जाएगी तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो देखो दो सरफेस है, ये बोले फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, भी ये वाला जो सरफेस है इसका सेंटर किस तरफ होगा, अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर इस तरफ होगा। फर्स्ट सरफेस का सेंटर C1 हो गया, और ये सेकंड सरफेस होगा, ये वाला सेकंड सरफेस, तो इसको मैं कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर इस तरफ होगा C2, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है कि फर्स्ट सरफेस का सेंटर किस तरफ है, इस तरफ है C1 और इस तरफ क्या है बेटे C2 है, C1 और इस तरफ का सेंटर क्या होगा C2। तो जैसी लाइट रे यहां पहुंचेगी तो नॉर्मल अगर मैं यहां इस सरफेस पे ड्रॉ करूंगा तो वो इस सरफेस के सेंटर में से पास करेगी। तो नॉर्मल कहां से पास कर रही है, C1 में से पास कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं मेन कहानी क्या होती है इसके अंदर। तो जैसी लाइट इस सरफेस पे पहुंचेगी, अपने को पता बाहर क्या था, रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अंदर क्या ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा μ2 मान लेते हैं, और बाहर फिर से क्या है एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है। अच्छा, यहां पर देखो बेटे, जब लाइट रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाती है तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अच्छा, अब
क्या होता है कि जैसे एक लेंस के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और दो बार ही लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। लाइट एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी। तो जैसे लाइट पहले सरफेस पे पहुंचेगी तो जैसे ये रिफ्रैक्ट होगी बेटे, अब आपने क्या अज्यूम करके चलना है, मान के क्या चलना है, अगर आप ADC जो ये सरफेस है इसको मान लेते हैं एब्सेंट है ही नहीं ये सरफेस, तो लाइट कैसे जाएगी, यहां से रिफ्रैक्ट हुई यहां से, तो ये कहां पहुंचेगी बेटे, रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पे पहुंचेगी और इधर से ये सेकंड रे जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां मिलेंगी, यहां पर। तो इमेज I1, मैंने नाम दिया इमेज को I1, मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज फॉर्म करी है I1 है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे अब मान लेते हैं सेकंड सरफेस पे लाइट आ गई, अब समझने वाली चीज है यहां पर। चलो आते हैं इसके ऊपर भी, पहले इतना कर लें। तो फर्स्ट सरफेस की तरफ से जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी तरफ से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसका कॉन्सेप्ट अपने पास अपन करके आ चुके हैं ऑलरेडी। फॉर सरफेस ABC के लिए अपने पास कहानी क्या बनेगी बेटे, μ2 बाय v क्या चाहिए यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसका v कौन सा बनेगा, v ये बनेगा v1, मतलब फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई है उसका डिस्टेंस क्या होगा, v1। तो v की जगह आपको क्या लिखना है, v1 माइनस μ1 बाय u तो यही है बेटे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो u ही रहेगा। तो μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब इसकी रेडियस लेनी है फर्स्ट सरफेस की, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं कहानी सेकंड सरफेस के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, और कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो एक एक चीज को बड़ा ध्यान से समझना यहां पर। अच्छा, अब सेकंड सरफेस पे जैसे लाइट यहां से जाती है सेकंड सरफेस के ऊपर, तो एक चीज ध्यान रखना यहां पर कि जो फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई वो सेकंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। देखो, अगर ये सरफेस सेकंड है, ये फर्स्ट सरफेस है, तो जैसे ही सरफेस के ऊपर लाइट आएगी तो इस सरफेस ने क्या बनाया, एक इमेज बनाई, वो इमेज जाके इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। जैसे लाइट आई इस सरफेस पे पड़ी और इस सरफेस से जैसे ये सरफेस क्या करेगा, उसकी इमेज फॉर्म करेगा, इमेज ही आगे जाके इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। तो इस सरफेस के लिए इसकी जो इमेज बनी थी इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन है नहीं था, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, और जब भी आप यहां थ्योरी लिखो तो ये बात लिखनी है, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस इज वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। तो फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई I1 वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसकी डेरिवेशन क्या बनेगी यहां पर, फॉर सेकंड सरफेस कौन सा है बेटे, सेकंड सरफेस अपने पास ADC के लिए, हाँ जी, क्या बने अपने पास है μ1 बाय v, ये जो फाइनल इमेज बन चुकी है ये वाली I ऐसे ही है ना, सेकंड सरफेस पे जैसी लाइट जाएगी तो डेंसर से वापस जाएगी रेयर में, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो कहां जाती है बेटे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरफ जाएगी, तो फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगी, यहां पर फॉर्म होगी I पे। तो I का जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या, मान लिया अपन इसको फाइनल, पहले वाले को v बोला था, इसको मैंने जनरल v बोल दिया, तो क्या लिखा जाएगा, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u। अब u क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकंड सरफेस के लिए जो डिस्टेंस था वो कौन था, वर्चुअल इमेज, जो मैंने अभी आपको बताई कि इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस इज वर्क एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो उसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो u का काम करेगा, मीन v1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर u का काम करेगी। तो u की जगह क्या लिखा जाएगा, v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r2। बस ये चीज समझने वाली जो थी ना इसके अंदर कहानी, वो यही थी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली। अगर ये आपको समझ में आ गई तो और इसके
अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ली, मैं इरेज करने वाला हूं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन गया अपने पास, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u, इसके अंदर ऐड क्या करना है अपने को, ये वाला, प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 बाय r प्लस μ1 माइनस μ2 बाय, सॉरी ये r1 है तो ये अपॉन r2। ठीक है बेटे, तो कैंसल आउट क्या हो रहे हैं, μ2 बाय v1 से μ2 बाय v1 कैंसल आउट हो गया। इधर क्या बन गया अपने पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो बेटे, μ2 माइनस μ1 और यहां पर है μ1 माइनस μ2। अगर दोनों को मैं ऐसे लिख दूं, कॉमन ले लूं, μ2 माइनस μ1, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, यहां से तो रह गया बेटे 1 बाय, स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर डायग्राम बेटे आपने कर लिया है तो इरेज कर दो इसको मैं। तो क्या बन गया बेटे, ये μ2 माइनस μ1 ने आपने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बन गया 1 बाय r1। हाँ जी, यहां पर था μ1 माइनस μ2, मैंने कॉमन क्या लिया μ2 माइनस μ1, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस 1 बाय r2। ठीक है, तो अंदर क्या बन गया बेटे, अब कोई याद नहीं है। हाँ जी, कॉमन आ गए यहां से μ1, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अच्छा, μ1 इधर आएगा तो अपॉन में, तो क्या बन गया 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, अगर मैं मान के चलता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे है, कि u की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो अपने को पता है जब u इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां फॉर्म होती है, प्रिंसिपल फोकस पे। और इसका मतलब v की वैल्यू, v क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो अपने फाइनल इमेज थी, अगर प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन रही है तो v की वैल्यू और फोकल लेंथ दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि u क्या चीज था, u ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगी v की वैल्यू वो किसकी इक्वल हो जाएगी, फोकल लेंथ की इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर वैल्यू पुट करें अपन, तो v की जगह क्या पुट किया जाएगा, 1 बाय f, और 1 बाय u की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अच्छा, अब 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो अपने पास ये क्या आ गया बेटे, 1 बाय f इज इक्वल टू। अच्छा, अब सेकंड थिंग यहां पर देखो, अगर मान लेते हैं कि जो μ2 है, जैसे अपन ने किया था यहां पर डेंसर मीडियम जो ग्लास का μ2 जिसको रिफ्रैक्टिव लक्स, ये की वैल्यू क्या होगी, म्यू मान लो, और बाहर रेयर मीडियम था, μ1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अपने पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 बाय f इज इक्वल टू μ2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू, माइनस μ1 को क्या लिख दिया 1, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू में क्या बन गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये बेटे फाइनली अपने पास क्या आ गया, लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव हो गया, 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन थी बेटे, और अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे।